नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। नरेंद्र मोदी और मोदी का सिस्टम। हम रोज एक बात कहते हैं और रोज रिपीट इसलिए करते हैं, क्षमा के साथ, कि आप इस पर यकीन कर लीजिए। घर में जैसे बहुत सारी चीजें लोग लिख के रखते हैं कि रोज आंख के सामने पड़े, दिमाग में बैठ जाए, वैसे दिमाग में बिठाने के लिए लिख लीजिए। इन पर कभी भरोसा मत करिए, आप दुनिया पर भरोसा कर लीजिए। हालांकि जो मैं बोल रहा हूं ये भी उनके लिए आपत्तिजनक है, लेकिन कभी मत करिए। नरेंद्र मोदी को माफी वाला इवेंट किए हुए कितना वक्त हुआ? मुश्किल से अगर रात रात जोड़े तो 24 और 12 उसमें और जोड़ लीजिए, 36, 40 घंटे, 42 घंटे। माफ कर दिया, सबको माफ कर दिया। ये माफ जुबान से करते हैं और दिल से साफ करने की तरकीब ढूंढते हैं। अब जड़ पर प्रहार किया है, आंदोलन के जड़ पर प्रहार। हालांकि बहुत अंधभक्त आएंगे, कहेंगे अमित तिवारी क्या लेना देना भाजपा से। ऐसे बहुत सारे टूल हैं। राहुल गांधी पर जितने मुकदमे हैं उसमें आधे मुकदमे एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, संत, साधु यही किए हुए हैं। भाजपा से कोई लेना देना नहीं। अब जिस जड़ की मैं बात कर रहा हूं वो है अभिजीत दीपके। अभिजीत दीपके के पिता की जांच करवाएंगे मोदी जी, यही सवाल है। अभी क्या लगा हुआ है, जांच का ऐलान हुआ नहीं, लेकिन गुजरात के सूरत से ये मांग अब दिल्ली दरबार तक पहुंच चुकी है। और ये मांग हवा हवाई नहीं है कि जुबानी कोई भी लफाजी करके चला गया। बाकायदे रिटन, मतलब कागजों पर चला है मामला। भारत में कहावत कही जाती है अक्सर कि कागज का पेट कागज से ही भरता है। तो कागजों का पेट कागज से भरने के लिए कागज चले हैं गुजरात के सूरत से। उसमें अभिजीत दीपके के पिता की सैलरी कितनी थी, इतनी सैलरी वाला अपने बेटे को विदेश कैसे पढ़ा सकता है, उसकी जांच हो। अभिजीत दीपके को 1 करोड़ रुपए सिब्बल ने दिया, कैसे दिया, उसकी जांच हो। सीजेपी के रजिस्ट्रेशन की जांच हो, नहीं है तो जीएसटी की जांच हो। मतलब इतनी जांच हो जाए कि दीपके के पिता से लेके दीपके तक ये उलझ के रह जाए। ये नया कोई, मतलब बहुत नया इनोवेशन नहीं है मोदी जी का। मोदी जी तो पुराना खेतों में से निकाल के लाते हैं इनोवेशन। तो गुजरात में जब थे तो गुजरात में ये खुराफात करने के हैबिट डाल ली थी मोदी ने। अब दीपके पर उसकी आजमाइश करने जा रहे हैं। एक तरफ माफी का ढोंग किया, दूसरी तरफ अमित शाह के बारे में अभद्र बात लिखने के आरोप में लद्दाख में 0 एफआईआर दर्ज हुई है। तो दोनों लोग अलग अलग माफ करेंगे क्या, ये भी एक सवाल है। मतलब इस दुनिया में हिपोक्रेसी यानी हिंदी में दोगलापन, उसकी परिभाषा नए सिरे से अगर डिफाइन की जानी, और छोड़िए परिभाषा, पर्यायवाची, तो पर्यायवाची क्या होगी? हिपोक्रेसी, दोगलापन, उसकी पर्यायवाची आप लोग बताइए। भाव को लाइए स्क्रीन पर। स्वागत है भाव। चलिए, अब गुजरात से महाराष्ट्र की जांच शुरू हो चुकी है। बधाई दीजिए फडणवीस को। लाइए हेडलाइन, लाइए पहले दिखाइए। और ये हेडलाइन कितने जोर शोर से घूम रही है, देखिए। टाइम्स ऑफ इंडिया, ₹60,000 सैलरी एंड यूएस एडुकेशन, व्हाई आरटीआई एक्टिविस्ट sought probe into अभिजीत दीपके फैमिलीज फाइनेंसेज। 60,000 की तनख्वाह और अमेरिका में शिक्षा, अब जांच हो। न्यूज 18, हाउ डिड अभिजीत दीपकेज रिटायर्ड फादर फंड हिज फॉरेन एजुकेशन। न्यूज 24, हाउ डिड अभिजीत दीपकेज फादर फंड हिज यूएस एजुकेशन, आरटीआई एक्टिविस्ट सीक प्रॉब। चलिए हिंदी में आ जाएगी। मतलब टाइम्स ऑफ इंडिया से लेकर के ये सब जगह सबसे महत्वपूर्ण बात इस देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अभिजीत कैसे विदेश में पढ़ा। इस देश के लिए महत्वपूर्ण नहीं है कि इस देश की सरकार ने पढ़ाई सत्यानाश कैसे किया। वो विदेश में एक बच्चा कैसे पढ़ा, ये चिंता है। मोदी ने पढ़ाई
ऐसी तैसी कर दी। अब उसके लिए क्या कहें, वही भाषा जो इस्तेमाल भाजपा ही करते हैं कि वो कर दिया। अभिजीत दीपके को विदेश भेजने के पैसे कहां से आए, सीजेपी फाउंडर के पिता की संपत्ति पर सवाल। सूरत के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी, अभी सुनवा देते हैं, ने सीजेपी के लीगल डिफेंस फंड और अभिजीत दीपके के पिता भगवान राव दीपके की संपत्ति की वित्तीय जांच की मांग की है। उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्रीय जीएसटी बोर्ड को पत्र लिखकर पूछा कि एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी अपने बेटे को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए कैसे भेज पाया, इसकी जांच होनी चाहिए। जरा और इसका ब्यौरा दिखाइए, इसका थोड़ा ब्यौरा और बढ़ाइए। इसके साथ ही एक तो वो जांच हो जाए, अब आगे देखिए भी। इसके साथ ही अमित तिवारी ने निर्वाचन आयोग से सीजेपी के वैधानिक अस्तित्व पर सवाल उठाया है और कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी एक गैर पंजीकृत संस्था है, लेकिन ये एक राजनीतिक दल की तरह काम कर रही है। अगर इसे लीगल डिफेंस फंड के रूप में 1 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं तो चुनाव आयोग को यह जांचना चाहिए कि क्या सीजेपी जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत रजिस्टर्ड है। इसको रोकिएगा, यहाँ पे रोके रहिए इसे स्क्रीन पर। ये जो जितने आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में ये घूम रहे हैं ना स्लीपर सेल, इन सबको मैं कहता हूँ पढ़ते लिखते होंगे, हो सकता है ये थोड़ा सा चर्चा में हम लोग के साथ आ जाए। अगर इनके पास हो तो कांटेक्ट करें, हम चर्चा में बिठाएंगे, बकायदे बिठाएंगे। लोग सोचते हैं कि ऐसे लोगों को हम नहीं बिठाते। गैर पंजीकृत संस्था के फंड पर अगर सवाल करोगे तो अमित तिवारी संघ पर वो ताला लग जाएगा जो 500 साल बाद भी कोई राजीव गांधी भी नहीं खुलवा पाएगा। ये नोट कर लो। दुनिया की सबसे ज्यादा रुपयों का सबसे बड़े खजाने पर बैठी हुई गैर पंजीकृत संस्था आरएसएस है, जिसकी संपत्तियां देश भर में अरबों की संपत्तियां हैं। उनपे तो खाली सीज नहीं होना चाहिए, इसमें तो हेडगेवाल से लेकर भागवत तक जो नहीं है उन पर भी सजा मुकर्रर हो जाएगी। इतना इन सब के इसमें तो आशीष जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी घुस फंसती है। हाँ, पैसा दिया है। मोहन भागवत कौन है? आरएसएस के सरसंघ चालक है। तो हाँ। ये जब जो पंजीकृत संस्था ही नहीं है तो उसका पदाधिकारी कैसा? और जब अब पदाधिकारी नहीं, वो ऐसा कौन सा व्यक्ति है, क्या उसका समाज में कंट्रीब्यूशन है कि उसको जेड कैटेगरी की सिक्योरिटी दी जाती है, लाखों रुपए का खर्चा है, वो खर्चा टैक्स पेयर्स के पैसे से क्यों है? क्यों दिया? कौन है मोहन भागवत? धर्मेंद्र प्रधान के रहते सीएसआर फंड से संघ से जुड़ी संस्थाओं को सैकड़ों करोड़ रुपए दिए गए हैं। करोड़ रुपए दिए गए। हाँ, ये दूसरी बात, पीएम केयर फंड भी सवाल में उठना चाहिए। पीएम फंड के का ऑडिट क्यों नहीं, वो पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं, जब प्रधानमंत्री का नाम जुटा हुआ है तो। दूसरी बात, जो आदमी भीख मांग रहा था और भीख मांगते मांगते अमेरिका के सभी राज्यों का भ्रमण करता है, वो नरेंद्र मोदी को पैसा किसने दिया, ये भी सामने आना चाहिए। हाँ, सबसे पहले तो वही जांच हो, वही चाहिए। जो आदमी भीख मांग के खा रहा था, वो आदमी अमेरिका के सभी राज्यों का भ्रमण कैसा घूमने जाता है, वो एज अ टूरिस्ट। ये तो एजुकेशन के लिए गया, इसको स्कॉलरशिप मिली हो सकती है, बैंक लोन लिया हुआ सकता है, दोस्तों ने दिया हो सकता है। अंबेडकर जी को शाहू महाराज ने फाइनेंस किया, अंबेडकर जी को बड़ौदा के गायकवाड़ ने फाइनेंस किया पढ़ने के लिए। हो सकता है किसी धन्ना सेठ ने फाइनेंस किया हो, तो उस धन्ना सेठ के घर ईडी की रेड मारोगे आप। और इतना है तो ये तो अभिजीत दीपके अब गया है अमेरिका, प्रधानमंत्री बहुत पहले गए हैं। ये मांग करने वाला कौन है पता है आपको? तिवारी है, याद रखिएगा। मैं बहुत कॉशियसली बोल रहा हूं। अभिजीत दीपके दलित है। अभिजीत जोशी, अभिजीत पांडे, अभिजीत कुलकर्णी होता तो शायद फडणवीस होता, अब अभिजीत फडणवीस होता तो शायद ये बात नहीं होती, क्योंकि अभिजीत दलित है। और ये दलित लड़का कैसा चैलेंज कर रहा है। अंबेडकर जी के साथ भी यही खेल खेला लोगों ने, अंबेडकर जी के साथ भी यही खेल खेला। अंबेडकर जी कभी गले नहीं उतरे संघ के।
कभी नहीं उतरे। आंबेडकर जी तो इनके पहले नंबर 1 के दुश्मन थे, क्योंकि वो संविधान लेके आए थे, ये मनुस्मृति चाहते थे। तो कुल मिलाकर ये तिवारी को, उसको पूछो ना। नहीं, सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल मोदी का है। मोदी मोदी की का है। अपनी जुबान से है, मोदी हाँ की अपनी जुबान से कहा गया है कि मैं जब कुछ भी नहीं था तो अमेरिका के 29 स्टेट घुमा हूं, यही जब उनका स्टेटमेंट था, जब मैं कुछ भी तो नहीं था, ये लिखा है, बोला है हाँ, नहीं मुझसे। नहीं भाई, उन्होंने बोला 35 साल तो मैंने भीख मांग के खाया। हाँ, उसी हाँ, पीरियड में वो अमेरिका घूम के आए। हाँ। तो किसने पैसा दिया, सवाल वो अभी उठेगा। तो सवाल तो क्योंकि और गंभीर दीपके होते सवाल जाएंगे। उठाता है, हाँ, दीपके इस देश के प्रताड़ित बच्चों को जबान देता है, तो आपको हाँ, दीपके तकलीफ हो गया, उसके पिता का निकल रहे हैं। मंत्रिमंडल में कितने लोग हैं जिनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं? हाँ। कहां से पैसा आता है? कल तक थापा के यहां काम करने वाला नारायण राणे का परिवार इतना बड़ा कैसा हो गया? कहां से आया पैसा? वो नहीं, हाँ, हाँ, बताइए। ये प्रताड़ित करने का और एक धमकाने का, देखिए ये बहुत पुराना स्टाइल है। ये बहुत पुराना स्टाइल है, किसी से उसका करवा दो, और ये सब पेड वर्कर है, हाँ, हाँ, या सब। ये सब सिंपथाइजर है बीजेपी के। नहीं तो यदि इसको इतनी चिंता होती तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को पूछता कि भाई आपके पास फंड कहां से आया, मैं एक भारतीय हूं। हाँ, ये आप ही ने कहा कि मैं गया हूं। अभिजीत दीपके अमेरिका में कहां पढ़ रहा है और पैसा किसने दिया है, इसकी जानकारी चाहिए। हाँ, और प्रधानमंत्री ने डिग्री कहां से ली, इसकी जानकारी देने को तैयार नहीं। भारत के अंदर ही प्रधानमंत्री ने शिक्षा की ली, ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया। यूनिवर्सिटी से इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी कि कौन से साल किया, तो इसके लिए आपको सजा हो सकती है। दीप के विदेश में गया, कैसा गया ये पूछ रहे हो? प्रधानमंत्री की जरा डिग्री निकाल के दिखाओ ना यार, वो तो अपने देश का मामला है। अभी इसमें और भी है, अभी थोड़ा दीप के बता देगा, देखिए दीप के बता देगा, ठीक है। दूसरी बात, कपिल सिब्बल ने 1 करोड़ रुपए कहां दिए? कपिल सिब्बल ने कॉकरोच जनता पार्टी को 1 करोड़ रुपए नहीं दिए। एक वेबसाइट बनी है, लीगल एड वेबसाइट, लीगल एड, और उस वेबसाइट को उसने मदद की है कि जिसको लीगल एड चाहिए, जिसको मदद चाहिए, आप किसी भी कोर्ट में जाइए, लोअर कोर्ट में जाइए, वहां एक बोर्ड टंगा होता है। यदि आपके पास गरीब है और आपके पास कोई वकील करने की पैसे की क्षमता नहीं है, तो आप लीगल एड में जाके वहां से वकील करवा सकते हो। तो एक वेबसाइट है जो कहती है कि हम लीगल एड देंगे। तो उसने, कपिल सिब्बल ने कहा कि भाई 1 करोड़ रुपए मैं दे रहा हूं इस लीगल एड के लिए। तो आपको ये भी नहीं मालूम, मूर्ख इंसान, कि कपिल सिब्बल ने कॉकरोच जनता पार्टी को नहीं दिया। अच्छा, अभिजीत दीपके ने कभी नहीं बोला कि पॉलिटिकल पार्टी है। एग्जैक्टली, हम इस पॉइंट पे आना चाहते थे। अभिजीत दीपके ने अपने इंटरव्यू में कहा कि हम राजनीति में नहीं आना चाहते, लेकिन हम सरकार पे दबाव रखना चाहते ताकि वो संविधान से काम करे। इसने बिल्कुल कहा। पॉलिटिकल आज के डेट में कौन सा दबाव? आज के डेट में सरकार पे अंकुश होता है विपक्ष का, सरकार पे अंकुश होता है न्यायपालिका का, सरकार पे अंकुश होता है स्वायत्त संस्थानों का। जब सरकार जरूरत से ज्यादा करती है तो आरबीआई कहती है कि नहीं, ये नहीं करने देंगे, बिल्कुल नहीं करने देंगे। यहां तो आरबीआई में अपने पिट्ठू बिठा दिए। आरबीआई के जो सरकार ने बोला कि आप इंटरेस्ट रेट कम करो, तो ये और कम कर देते हैं। नीति आयोग होता है, प्लानिंग कमीशन होता था, प्लानिंग कमीशन बताता था कि ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। नीति आयोग ने तेलंगाना की सारी योजनाएं सैंक्शन करने के बाद सरकार को कहा कि इसको फंड करो, इससे इनोवेटिव वो इरिगेशन की व्यवस्था नहीं हो सकती। नहीं करा सरकार ने काम। क्या कर लिया नीति आयोग ने? क्योंकि कुछ कर नहीं सकती न्यायपालिका, सरकार को बेल आउट करने आती है। कौन अंकुश रखेगा? जिस न्यायपालिका में सरकार के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता न्यायाधीश बने,
उससे अपेक्षा रखते हो कि ये सरकार पे अंकुश रखे? जब सारे अंकुश टूट जाते हैं और हादी मतमस्त हो जाता है तो समाज को उठना पड़ता है, और जब समाज उठता है तो फिर समाज के प्रति जवाबदेही है। आप तानाशाह नहीं हो, आप राजा और सम्राट नहीं हो। पहनते होंगे लाखों के सूट, घूमते होंगे लाख करोड़ों की गाड़ियों में, और अपने आप को शहंशाह मानते होंगे, वो आप मुगालते पाल रहे हो। पालो फ्री में, उसको जीएसटी नहीं लगता। लेकिन जनता आपको लेकिन नहीं शहंशाह मुगालते स्वीकार करती। खामियाजा ये देश को रौंद रहे हैं, सब मुगालते में अपने देश को रौंद रहे हैं। आगे रौंद चलिए, रहे भी हैं। दिखाता हूं मैं, और इस अमित तिवारी को भी सुनवा रहा हूं। ये तिवारी ने आगे कहा कि अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो राजनीतिक दल के नाम पर इसका संचालन करना और फंड जुटाना जांच का विषय है। कहां पे राजनीतिक दल के नाम पे जुटाया है? आरटीआई कार्यकर्ता ने केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीईसी को भी पत्र लिखा है। मतलब इसने किसी को छोड़ा नहीं है, कहीं नहीं छोड़ा है। सोचिए, अब एक चिट्ठी कहाँ गई? एक चुनाव आयोग गई, एक इनकम टैक्स में गई, मतलब केंद्र सरकार के पास सब आई, एक सीबीईसी में भी गई। उन्होंने मांग की कि सीनियर एडवोकेट और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल के घोषित 1 करोड़ रुपए के फंड पर 18% जीएसटी के भुगतान की जांच की जाए। एक और लो जांच, मतलब छोड़ो नहीं, नरेंद्र मोदी छोड़ के बाकी किसी को नहीं इस देश में रहने का अधिकार है। अब सुना दो भैया, इस अमित तिवारी को सुना दो, जरा सुनाओ इसको। आपका नाम क्या है, क्या करते हैं आप? मेरा नाम अमित तिवारी है तथा मैं एक सोशल एक्टिविस्ट और आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ। अमित जी, अभी आपने एक शिकायत की है सीजेपी पार्टी, कपिल सिब्बल और अभिजीत इसके के पेरेंट्स पर। पूरा मामला क्या है, क्यों शिकायत की है आपने, क्या क्या शिकायत है? जैसे कि मैंने अलग अलग जगह पे 3 सीजेपी के विरुद्ध आपने जो 1 करोड़ का फंड दिया है उसके विरुद्ध में मैंने सीबीआईसी में शिकायत की है कि इस पे 18% जीएसटी वसूल किया जाए। तथा महाराष्ट्र सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है कि जो शंकर भगवान दिपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे एमआईडीसी में कार्यरत थे, तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी, उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है, तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला? क्योंकि आपकी अगर 60-65 हज़ार की पगार है, उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जांच की जाए, अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। जो सीजेपी पर क्या शिकायत की है और कपिल सिब्बल साहब पर क्या शिकायत? सीजेपी पे हमने ये शिकायत की है कि ये पहली बात तो सीजेपी जो है कॉकरोच जनता पार्टी, जो ये अपने आप को जनता पार्टी लिखते हैं, पार्टी के हिसाब से ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो जब अगर आप राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप चंदा लेते हैं, और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन है और आप चंदा लेते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के धारा 29A के तहत आपको पहली बात तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है। आपका जो भी चंदा और बाकी चीज़ें हैं वो आपको ईसीआई को देना होता है। तो उसके विरुद्ध में हमने शिकायत की है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से ये रजिस्टर्ड नहीं है, और 1 करोड़ का फंड जो ये ले रहे हैं ये अवैध है। इसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज की है, इसके विरुद्ध एक्शन लिया जाए, ईसीआई से हमारी ये निवेदन है। इसके अलावा हमने कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ रुपए का फंड दिया है, इसके विरुद्ध में भी हमने ये कंप्लेन किया है कि भाई आरसीएम में वकील फीस अगर देता है और दूसरे वकील को फीस देता है, तो एज ए जो वकील पे कर रहा है वो वकील एज ए क्लाइंट होता है, और वकील के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन जो क्लाइंट होता है उसे बेयर करना होता है। 20 लाख के टर्नओवर के ऊपर अगर सर्विस पोर्शन है उस पर 20 लाख पे आपको जीएसटी पे करना होता है। तो यहाँ तो सर्विस पे 1 करोड़ का सर्विस कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि 1 करोड़ का हम इसमें फंड रिलीज कर रहे हैं, फंड दे रहे हैं। तो 1 करोड़ का जो फंड दे रहे हैं उसके विरुद्ध में हमने सीबीआईसी को भी लिखा है कि आरसीएम के तहत कपिल सिब्बल साहब से 1 करोड़ का जो फंड इन्होंने डोनेट किया है या जो फीस दी है, तो उसके ऊपर 1 करोड़ पे 18 लाख रुपए इनसे जीएसटी लिया जाए। शिकायत करने के पीछे की क्या वजह है? शिकायत करने के पीछे की वजह ये थी कि हमारे देश की जो सभ्यता है, हम कभी भी हमारे बुजुर्गों का बहुत मान सम्मान करते हैं। आप सीजेपी आंदोलन चला रहे थे, नीट का आंदोलन चला रहे थे, हम एकदम उससे समर्थन करते हैं, लेकिन ये जो आंदोलन के बीच में हमारे बुजुर्ग प्रधानमंत्री जी को गाली देना, उनकी माता के ऊपर, स्वर्गीय उनकी माता जी के ऊपर गाली देना, प्लस जो बाहर देशों के जितने राजनीतिक हैं संबंध हैं उन सभी से मतलब गलत बातें करना, ये सब चीज़ें बहुत
आहत करती है, और इसके विरुद्ध में हमने ये कंप्लेन की है कि ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये गलत है। वाह, इसको जीएसटी काउंसिल में पहले मोदी को बहुत बढ़िया आदमी मिला, जीएसटी काउंसिल का अध्यक्ष बनाओ इसको। ये इतना मूर्ख आदमी है कि इसको ये नहीं पता कि कपिल सिब्बल ने व्हाइट में पैसे दिए। कपिल सिब्बल टैक्स पेयर है। कपिल सिब्बल पे कोई इनकम टैक्स का नोटिस पेंडिंग नहीं है। कपिल सिब्बल ने कोई कभी टैक्स चोरी नहीं की। यदि अपने मिल्कियत से आप यदि 1 करोड़ रुपए किसी को देते हैं तो वो कपिल सिब्बल अपनी इनकम टैक्स में दिखाएगा। जो टैक्स लायबिलिटी वो कपिल सिब्बल देगा। जिस संगठन को मिला है ये पैसा, उस संगठन में तो सबसे पहले तो ये पूछा जाए कि पीएम केयर फंड में कितना जीएसटी दिया अभी तक। पीएम फंड यूनिट ने कितना जीएसटी दिया, ये भी पूछिए। और आप पूछते हो कि प्रधानमंत्री की माँ को गाली दी तो इनको बहुत दुख हुआ। तो राहुल गांधी के माँ को जब प्रधानमंत्री गाली देते हैं तब आपको दुख नहीं होता? मोदी से ज्यादा बुजुर्ग प्रधानमंत्री की माँ तब आपका मुंह में दही जम जाता है। मैं आपको बता, एक भाजपा का प्रवक्ता दूसरे कांग्रेस के प्रवक्ता के माँ को रंडी कहता है, इससे बड़ी गाली नहीं होती कोई। उसके बाद भी वो प्रवक्ता बना है, भाजपा ने उसको एक्शन नहीं लिया, तो इसका मतलब भाजपा एंडोर्स करती है उस बात को। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी के सब पसंद है मोदी को ये सब भाषा। नरेंद्र मोदी जी के पसंद है वो। तो आज यदि ऐसे लोग भाजपा में हैं तो आपने कभी उस पे तो नहीं कहा। अभी तो इन्होंने लिखा है आशीष, ठीक है, मैं देखता हूं एक्शन क्या क्या ली जाती है, और जब एक्शन ली जाएगी तो हम 25 एप्लीकेशन लगाएंगे। मेरे पास 25 ऐसे नेता है जिनकी औकात कुछ भी नहीं थी, जिनका पहला चुनाव में क्या उनकी प्रॉपर्टी थी और तीसरे चुनाव में प्रॉपर्टी कैसी हो गई, कैसी प्रॉपर्टी बढ़ी थी, कहां से आया। एक आदमी एमएलए होते हुए भी पूरा जनसेवा में लगा रहता है, इतना कैसा उसके खेत में पूरे एरिया में सूखा पड़ा हुआ है, लेकिन इसके खेत में जो प्रोडक्शन है वो इजराइल को भी मात देता है। कहां से आए पैसे? लॉटरी के टिकट कितने कितने नेताओं को लगते हैं, क्योंकि लॉटरी के टिकट भी खरीदे जाते हैं, बहुत सारा निकलेगा। कोई एप्लीकेशन का जवाब नहीं देंगे। एक मोदी को हम सुनवाई देते हैं, जरा सुना दो भैया, मोदी को सुना दो। मैं लोगों के घर में भिक्षा मांग करके खाता था। मुझे वो दिन याद आते हैं जब मैं पीएम भी नहीं था, सीएम भी नहीं था, नेता भी नहीं था। 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं अमेरिका के करीब करीब 29 स्टेट्स में दौरा कर चुका है। आप सुनिए, पीएम सीएम छोड़ दीजिए, ये भी है कि मैं नेता भी नहीं था। जब मैं नेता भी नहीं था तो कहां कोल्हू लगाया था? कोई कोल्हू उल्हू चलता हो तो बता दो कि वहां कोल्हू था, सरसों तेल पेरते थे। नहीं, पूरे भाई मेरे चाय जितने भी चाय, भाई क्या होता है आशीष जी, हम तो देसी लोग हैं, हम कोई लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, हमको वो रेस्टोरेंट की डिप डिप वाली चाय समझ में नहीं आती। तो आज भी दिल्ली में कहीं चाय पीनी हो तो हम रोड के किनारे को चाय वाले जो बैठते हैं उनसे चाय बनवा के पीते हैं। तो ऐसी बात हो रही थी, एक चाय वाले ने मुझे बोला कि बोले पता नहीं पुराने जमाने में चाय में बहुत पैसा मिलता होगा, अभी तो कुछ नहीं साहब, बस अपना घर चलाते हैं, यही बड़ी बात है। मैंने बोला क्यों, पुराने जमाने में क्या था? मैंने पुराने जमाने में तो चाय 5-5 पैसे की मिलती थी, 10-10 पैसे की मिलती थी, अब तो तुम 10 रुपए लेते हो, 20 रुपए लेते हो। बोले साहब देखो 10-10 5-5 पैसे की चाय बेच के भी मोदी जी सारा अमेरिका घुमाए, चाय बेचते थे। हम बोले 20 रुपए की चाय बेच के भी मथुरा भी जाने के लिए 3 बार सोचना पड़ता है। ये मजाक नहीं तो क्या है देश के साथ? कोई जांच नहीं होगी, कोई जांच क्यों नहीं होगी? दुनिया में किसी क्यों नहीं में होगी? जांच, सारी जांच। अरे वो अपने आप को नॉन पॉलिटिकल समझता होगा, है तो देश का नागरिक, वोट का अधिकार भी है, पासपोर्ट भी है भारतीय, प्रधानमंत्री भी है। तो बताए कैसे गए 29 राज्य में, किसने फाइनेंस किया? जब जो आदमी कुछ भी नहीं था उसको फाइनेंस किया जा सकता है, ये तो मेधावी छात्र है। किसने किया, ये बड़ा सवाल है। बहुत लोग कहते हैं कि जांच होनी चाहिए कि क्या सीआईए था, क्या कोई और था, क्या था, कौन था? बिल्कुल।
किया इनको फंड। बीच में तो अमेरिका के ही एक बड़े नेता मतलब बड़े अधिकारी का बयान था हाँ कि हम विभिन्न देशों के नेताओं को लाके यहाँ अमेरिका के लिए ग्रूम करते कि अमेरिका के मददगार साबित हो बाद में। फ्यूचर उसमें अभी लीडरशिप तैयार प्रधानमंत्री करते। नरेंद्र मोदी बने हैं भारत के। और ट्रंप ने भी कहा कि पहली बार भारत में ऐसा प्रधानमंत्री बना है, इसके पहले जितने प्रधानमंत्री भारत में बने ये सब के सब वो अमेरिका अमेरिका को अमेरिका के निचोड़ते। लिए ठीक नहीं थी, अमेरिका के लिए ठीक नहीं थी। निचोड़ते। हाँ, अमेरिका को बहुत नुकसान उनसे होता था। तो ये पहले बात समझ लेना प्रधानमंत्री चाहिए, हैं, जो अमेरिका के लिए अच्छा है वो भारत के लिए हो ही नहीं सकता, नहीं हो सकता, कभी और अच्छा जो नहीं हो भारत सकता। के लिए अच्छा होगा वो किसी के लिए अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वो अपना अपना देखेंगे। भारत का प्रधानमंत्री भारत के लिए देखेगा भाई, अमेरिका के लिए थोड़ी देखेगा कि अमेरिका को फायदा होता कि नहीं होता। हमें क्या लेना देना अमेरिका से, हम तो भारत का फायदा देखेंगे। लेकिन पहला प्रधानमंत्री जो अमेरिका का फायदा देखता है, ये मैं और नहीं कह एक रहा हूं, चीज ट्रंप कह रहा है। ट्रंप ने कहा, कैमरे कहा, वो और तो कैमरे ट्रंप बोलता है सब ट्रंप इस रिकॉर्ड। देश के लिए पूजनीय है, क्योंकि हमारे अभिभावक ही ट्रंप के चरणों में बैठे रहते, तो फिर हमको तो मजबूरी में ट्रंप जी को ताऊ बोलना ही पड़ेगा। और एक बात और भी लोग दर्शक दिमाग में बिठा ले, ये विदेश जाने, जिसे ये सब भ्रमित करने की हेडलाइंस लग रही हैं, विदेश जाने के लिए किसी इस देश के मध्यम वर्गीय आदमी का भी बच्चा जा सकता है। विदेश जाने के लिए बैंक लोन करते हैं अगर वो पढ़ने बैंक जा लोन रहा है। बैंक लोन देता है, बैंक लोन माँ बाप के कमाई पे नहीं देता, बैंक लोन बच्चे, देता है उस बच्चे की एडमिशन कौन से कॉलेज में हो रही है, वहां हाँ प्लेसमेंट वहाँ, का कितना चांस है, ये पूरा बैंक तहकीकात करता है। तब जाके वो फॉरेन एजुकेशन का लोन पास होता है और वो सीधा इंस्टीट्यूट को जाता है पैसा। हाँ वहां बच्चों को वहां से रहने के और खाने का भी पैसा बैंक देता है। बैंक और जब देता, रहना एजुकेशन खाना पूरा सब। हो जाए, एजुकेशन पूरा हो जाए उसके 6 महीने बाद, 6 महीने का गेस्टेशन पीरियड होता है कि बच्चा तब तक नौकरी ढूंढ ले, और 6 महीने बाद बच्चे के तब इंस्टॉलमेंट चालू होते हैं। रिकवरी। हाँ ये अब ये इनको, ये तिवारी को तो सिर्फ दीप के दलित दिखा। उसी गुजरात के कैबिनेट में कितने मंत्री होंगे जिनकी कोई औकात भी नहीं थी, लेकिन वो आप उनके बच्चे विदेश में, एक आध आरटीआई उधर डाल देता। सब के सब यहाँ से वहां, वो तो गगन से भुवन तक, हियन से हुवन तक, सब के सब। कितने आप इस देश में ढूंढोगे इस टाइप में, जो मतलब जिनको खाने को नहीं अटता था, राजनीति में आए और आज की तारीख में ऐसे लगता है अरे कि जैसे यही आशीष भाई, विक्रमादित्य के वंशज हैं। आशीष भाई, मैंने ही इसी दिल्ली में देखा है 35 साल में। जब मैं साउथ एवेन्यू की एक बरसाती में रहता था, तब वहां पे जो बरसाती के सामने, मतलब साउथ एवेन्यू में जो साइलोज बने हैं, छोटे छोटे शॉप्स, उसमें एक मौनी था सरदार, उसका ढाबा था। हमारे जीवन में मौनी का भी बड़ा रोल है, उसने भी हमको बेरोजगारी में खूब खाना खिलाया। तो उस मौनी के दुकान पे हमारे साथ बैठ के जो खाना खाते थे, 20 रुपए की थाली, वो अब फॉर्च्यूनर में आते हैं। क्या किया, तो एमएलए बन गए, मंत्री बन गए। हाँ, इतना जरूर है कि कभी गाड़ी रोक के और मौनी कैसे हो ये पूछते जरूर है। हमारा मौनी उसी में खुश होता था, अभी मौनी नहीं है बेचारा, लेकिन तब उसी में खुश होता था। अरे वो याद है तुमको, बैठता था अपने साथ। मैंने, हाँ क्या हुआ, अरे वो मंत्री बन गया हरियाणा में, वो आया था उस दिन गाड़ी में, अरे बड़ा खूब गले वले मिला। ये है भाई, आपको तो इस देश में यहाँ राजनेताओं से कोई कौन यहाँ पूछेगा। जो लोग के कपड़े फटे थे और पैर में बाथरूम चप्पल थी, वो अब 20-20 हजार रुपए का कुर्ते पैजामे का सेट सिलवाते हैं। और मैंने यहाँ पे स्टोरी भी की थी, बेचारा वो टेलर परेशानी में आ गया, और महाराष्ट्र के एक बड़े मंत्री ने उसको फोन करके बोल दिया कि तुमने क्या बोल दिया वानखड़े जी को। क्योंकि मैंने उसको पूछा, एक मुझे एमएलए वहां लेके आया था, बोले चलो अशोक जी मुझे कपड़े जरा लेने हैं, यहीं से लेते हैं। मैं गया तो मैंने बोला बाप रे, मेरे तो होश ही उड़ गए, हमने तो जीवन में अपना 20,000 रुपए में तो हमारे पूरे खानदान का 2 साल के कपड़े आ जाएंगे। तो मैंने बोला कौन, ये कोई कपड़े लेता भी है सर? अरे बोले खूब, अभी आपके महाराष्ट्र से फला फला मंत्री ले गए, 4 लाख रुपए का पेमेंट हुआ उनका। तो बोला कैसा हुआ पेमेंट? बोले कि मतलब चेक दे गए? बोले नहीं नहीं, हवाला से आता है उनका पेमेंट। तो
और उसके बाद किसान के किसान ने जान दे दी कपास के हमारे यवतमाल जिले में। और उसका एक मराठी चैनल पे डिस्कशन था, मुझे जोड़ा गया। मैंने बोला अरे इनको क्या मतलब है किसान से और कॉटन से और विदर्भ में उगने वाले कॉटन से। जो इटालियन लेनिन का ड्रेस पहनते होंगे 20-20 हजार करोड़ रुपए का जोड़ा, अब भी 4 लाख रुपए हवाला से जिसने भेजे होंगे, और मंत्री का नाम लिया, हंगामा हो गया। वो टेलर मुझे ढूंढते हुए आया, साहब आप हमारी दुकान बंद कर दोगे? हमने तो ऐसे ही आपको बोल दिया था मतलब हमको क्या मालूम था कि आप एकदम बोल दोगे टीवी पे। तो ये जो है हमने इनके लाइफ स्टैंडर्ड, मतलब आशीष क्या बताएं, चाय देने के जिनके पास पैसे नहीं थे वो ब्लू लेवल के नीचे बात नहीं करते। एक का ये चलिए डाला गया खंगाल 16 टाइम। ये एडीआर की एक रिपोर्ट है, एक साल हमने वो भी छापी थी, उस पर भी मैंने कहानी मैंने लिखा था एक आर्टिकल। 16 टाइम पिछले लोकसभा में और इस लोकसभा में जब एफिडेविट फाइल किए तो 16 टाइम्स, 16 टाइम, 16 गुना प्रॉपर्टी बढ़ी। तो मैंने बोला इन लोगों को IIM अहमदाबाद और बड़े बड़े जगह पे फैकल्टी जाना चाहिए। जब पूरा देश परेशानी में है, ये 16 टाइम अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा सकते हैं, अपना मिल्कियत बढ़ा सकते हैं, तो ये गुण देश के विद्यार्थियों को सीखना चाहिए। इनको IIM में फैकल्टी करके भेजो, साल में कम से कम 10 लेक्चर होने चाहिए इनको, कि ये बताए कि मैंने कैसी प्रॉपर्टी बनाई, आप भी ऐसे तरक्की कर सकते हैं, देश सोने की चिड़िया बन जाएगा। ये किसी को नहीं बताएंगे, सब अपने बेटों को बताएंगे। बस इजाजत दीजिए हमें, हम अगले कार्यक्रम में आते हैं। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।